नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा 24 का रण, आखिर कौन होंगे स्पेशल 25। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां चरम पर हैं। बीजेपी की गुरुवार को बैठक हुई थी जिसमें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर के महामंथन हुआ। बताया यह जा रहा है कि 100 से ज्यादा नामों पर मुहर लग गई है। बीजेपी ने टिकटों के लिए नई रणनीति बनाई है। सांसदों के कामकाज का फीडबैक लिया गया है जिसके आधार पर टिकट मिलेंगे। राजस्थान में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं और चर्चा यह भी है कि वसुंधरा राजे को झालावाड़ से मैदान में उतारा जा सकता है। कांग्रेस की तैयारी जमीन पर कम दिख रही है, हालांकि जनसंवाद तो हुए हैं और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की लिस्ट तैयार। वसुंधरा को उतारने की भी चर्चा। चौंकाने वाले नाम भी शामिल। कांग्रेस में नामों पर मंथन बाकी। चौबीस का रण, कौन होंगे स्पेशल 25। तो 24 के रण में स्पेशल 25 राजस्थान के कौन होंगे जो 25 के 25 सीटें बीजेपी के खाते में डालेंगे, और आखिरकार चुनौतियां क्या है, किसकी कितनी तैयारी, तमाम तरह के सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं हमारे खास मेहमानों के साथ। प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज मीणा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन सारस्वत हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आशुतोष रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही निरंजन पोद्दार हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है और इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या 25 की 25 सीटें इस बार भी बीजेपी के खाते में जाएगी, कांग्रेस की तैयारियां क्या है। लेकिन पहले शुरुआत पंकज जी आपकी टिप्पणी के साथ, कैसी तैयारी है और कब तक इंतजार खत्म होने वाला है पहली लिस्ट का? देखिए, कब तक इंतजार खत्म होगा ये तो आपके माध्यम से सबको, पूरे देश को मालूम चल जाएगा, इसलिए उसका तो इंतजार ही करना चाहिए। परंतु जहाँ तक बात है तैयारी की, मैं एक बात अवश्य बताना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अपनी विशिष्ट कार्यशैली और इस एक रणनीति के तहत हमेशा हर काम में उतरती है। एक पंचायत समिति से लेकर लोकसभा तक के सभी चुनावों को हम बहुत एक प्लान वे में, एक अनुशासित कार्यकर्ताओं के माध्यम के से हम लड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले के अंदर भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक दलों से काफ़ी आगे है और उसी के तहत हमारी तैयारियां भी बड़ी मजबूती से चल रही है। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि हमारी राजस्थान की कोर कमेटी की 2-3 बैठकें अलग अलग समय पे हो चुकी है और उसके बाद में सीईसी की मीटिंग भी हो गई है। सीईसी की मीटिंग में क्या होना है जल्दी आप लोगों को, मैं समझता हूँ सबको मालूम चल जाएगा और शायद न्यूज़ 18 ही सबसे पहले इस बारे में बताएगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। शायद नहीं बताएंगे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण मजबूती के साथ जी परंतु यार सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज देश में क्या माहौल है, मुझे इस बारे में जरूर एक टिप्पणी करनी है। आज पूरे देश में विपक्ष जिसको हम कहेंगे वो पूरा लामबंद केवल एक विषय को लेकर है कि कैसे मोदी को रोका जाए, कैसे मोदी को हराया जाए और कैसे सत्ता छीनी जाए। आप देखिए, विभिन्न विचारधाराओं के राजनीतिक दल आज एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, अपने गठबंधन का नाम देते हैं, परंतु उनमें कहीं वैचारिक समानता नहीं है, उनमें कहीं सामंजस्य नहीं है। और अब तो जो विपक्ष का सबसे बड़ा दल है उसकी स्थिति ये होती जा रही है कि वो हर राज्य के अंदर क्षेत्रीय दल के सामने सरेंडर करता जा रहा है। आप देखिए यूपी के अंदर क्या हुआ, आपने सीट मांगी कितनी और आपको कंडीशनल सपा से समझौता करना पड़ा, सपा ने आपको दी मामूली सी सीटें। वही स्थिति आपकी दिल्ली के अंदर हुई, वही स्थिति आपकी पश्चिम बंगाल के अंदर हुई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज विपक्ष भी अपने अस्तित्व को मजबूती से पेश नहीं कर पा रहा है और अपने अस्तित्व की तलाश में है। आते हैं देशव्यापी चर्चा भी थोड़ी करेंगे। बिहार में आपका क्या रहा उस पर भी बात करेंगे। नितिन सारस्वत, बीजेपी कह रही है कि वो मजबूती से धरातल पर है
और आपका जो गठबंधन है वो भी गड़बड़ा रहा है, पार्टी विपक्ष के तौर पर भी कहीं नजर नहीं आ रही है। नितिन सारस्वत, देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे एआईसीसी लोकसभा ऑब्जर्वर बनाए गए, उन्होंने तमाम वहां पे जाके कार्यकर्ताओं की बात सुनी, तमाम एक्सरसाइज पूरी करके एक पैनल दिया। उसके बाद में प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने 2-2 लोग भेजे, वहां पे उन्होंने सभी 16 ब्लॉकों में जाके जिस तरीके से बातचीत करके पैनल दिया हुआ। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हमारी 4 तारीख को है, जिसके अंदर तमाम उन पैनलों पर डिस्कशन होगा। लगातार 11 लोकसभा क्षेत्रों में हमारा जनसंवाद कार्यक्रम है, जहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और हमारे प्रभारी जी हैं, वो लगातार जा रहे हैं और क्या नाम से कार्यकर्ताओं से हर तरीके का संवाद कर रहे हैं और पूरा फीडबैक ले रहे हैं। अब हमारी इस तरीके की, हम लगातार लोकसभा चुनाव के अंदर हम लगातार मजबूती से डटे हुए हैं। अब मैं पंकज जी की बात को कहना चाहता हूं कि पंकज जी, अगर आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो मैं सबसे पहले कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला तथ्य तो हेमंत जी, ये कोई भी नकार नहीं सकता इस पैनल में बैठा हुआ, कि ये वाला जो विधानसभा चुनाव है मोदी जी ने अपने नाम पे लड़ा था और उसमें 11 लोकसभा चुनाव के अंदर, लोकसभा सीटों के अंदर जो हमारी जो वोट परसेंट है कांग्रेस का, वो बीजेपी से ज्यादा रहा। मतलब 11 लोकसभा सीट पे विधानसभा चुनाव बनाता है कि मोदी जी के सामने हमारा वोट परसेंट जो है वो ज्यादा रहा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल परफॉर्मेंस की बात तो इनके विधायक ने, जो मोदी जी के सबसे लाडले हैं जल संसाधन मंत्री जी, उनके लिए बोला कि क्या नाम से तुम्हारी खैर नहीं, जिस तरीके के नारे लगे। जसकौर मीणा जी ने जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा जी का क्या नाम से रिपोर्ट कार्ड पेश किया, आपने राजेंद्र राठौड़ जी ने जिस तरीके से राहुल कसवा का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, देवी सिंह भाटी जी ने जिस तरीके से अर्जुन मेघवाल जी का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, चंद्रभान सिंह आकिया ने जिस तरीके से सीपी जोशी साहब का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, और जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव के अंदर जो सांसद हारे, उनका भी रिपोर्ट कार्ड पूरी राजस्थान की जनता के सामने उपलब्ध है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सत्ता को छीनने का राज्य, पूरे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, यहां एक चुनावी प्रक्रिया, उस चुनावी प्रक्रिया के बाद में जो जीतता है उसको सत्ता अपने आप ही हस्तांतरित हो जाती है। यहां छीनने की जरूरत नहीं है किसी को भी। जो जीतता है वो सत्ता पे काबिज होता है, जो उसको जनता तय करती है वो सत्ता पे काबिज होता है। तो इस तरीके की भाषा अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात बोले कि मोदी जी को, बिल्कुल मोदी जी को रोकना नहीं है। किसान चाहते हैं कि जो मोदी जी ने बोला था एमएसपी वो मिले। 2 करोड़ युवा चाहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार की जो बात करते थे वो रोजगार मिले। ये 35 और 40 रुपए में जो पेट्रोल डीजल का वादा किया था, वो 35 और 40 रुपए में पेट्रोल डीजल का वादा तय हो। तमाम जो हमारी महिलाएं हैं जो सिलेंडर चाहती थी, कि बोलते थे कि 400 रुपए में भी महंगा है, इससे कम होगा, उनको वो सिलेंडर मिले। तमाम एमएसएमई सेक्टर जो चाहते थे कि वो मजबूत हो, वो अग्निवीर जैसी भर्ती जो हमारे युवा नहीं चाहते, लगातार हमने उसका विरोध देखा है। हमारे सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि ओपीएस लागू हो। तमाम अभी पहली बार इतने सालों बाद में अभी रेलवे कर्मचारियों का कल अल्टीमेटम सामने आया है कि अब हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मुद्दे हैं, कोई मोदी जी इंडिविजुअल व्यक्ति कोई भी बड़ा नहीं है, ये देश बहुत बड़ा हुआ है। इस तरीके का नैरेटिव सेट करके केवल गुमराह करने की कोशिश करना मेरे को नहीं लगता। मुद्दों का चुनाव होगा और आप मुद्दे पे लड़िए, मुद्दा जनता के सामने रखिए। तो विपक्ष के तौर पर मुद्दा लेकर के आइए ना आप सारस्वत साहब, और मुद्दों से टक्कर दीजिए ना। मैं आपको मुद्दे गिना रहा हूं सर, हम मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं। अगर टीवी वाले किसानों का आंदोलन नहीं दिखाएंगे, मीडिया से ये गायब कर देंगे। ओपीएस पे जो आंदोलन होगा वो मीडिया से गायब कर दिया जाएगा। उज्ज्वला के गैस, वो आपके मुद्दे उठाते थे, वो तो खुद ही बीजेपी में जाकर के बैठ गए, अब वही आपको जवाब दे रहे हैं। अब मैं उस पर ज्यादा, तो यही तो आपको देखना है कि इनको इनके कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं है। इन्हें इधर उधर से, एक बीजेडी का मैंने आज देखा, उसने बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं पे गाड़ी चढ़ाई, उसको बीजेपी में शामिल कर लिया, बीआरएस को शामिल कर लिया, मधु कोड़ा की पत्नी जी को शामिल कर लिया। लगातार इस तरीके से ये शामिल कर रहे हैं। पहली लिस्ट में कितने ट्विस्ट है आपके हिसाब से? देखिए हेमंत जी, जैसा कि कल सुबह 4 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह सीईसी की बैठक में रहे और सुबह 4 बजे तक यह बैठक चली। मैं इस पर खासतौर पर समय का वो जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आपको नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक लिस्ट को लेकर के बैठ करके नामों पर चर्चा करके फाइनल नहीं कर रही है। एक एक सीट पर कौन नाम है, उसका प्रेजेंटेशन क्या है, वहां से वो 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम कौन है जो जीत सकते हैं, उस तरह की एक डिटेल्ड एक्सरसाइज कर रही है। तो मुझे लगता है कि 6 लोग तो राजस्थान में पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तरह से सांसद की दौड़ से बाहर हो गए। 3 जीत गए विधानसभा चुनाव और 3 हार गए, तो 6 नाम तो ये बदलने तय दिख ही रहे। इसके अलावा मुझे जो एक्सरसाइज भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिख रही है
उसको देखकर लगता है कि शायद कैबिनेट मिनिस्टर जो बड़े लोग हैं, जो हैवीवेट में मिनिस्टर के तौर पर केंद्र में काबिज है, हो सकता है उनमें से भी किसी एकाध का टिकट मैं कटता हुआ देख पा रहा हूं। और मुझे लगता है कि शायद इस बार 1 से 2 टिकट महिलाओं को भी भारतीय जनता पार्टी देगी, जैसा कि महिला वोटरों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो एक कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि 25 सीटें जीतने की हैट्रिक बनाने के लिए जो काम, जो उम्मीदवार, जो चेहरे जरूरी होंगे, वो चाहे पार्टी में हो या पार्टी से बाहर के हो। मैं ये भी खास तौर पर कह रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पास अभी विनेबल कैंडिडेट नहीं हो, उन लोगों को पार्टी में लाने का काम भी किया जाएगा और 25 की 25 सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से प्रयास करती हुई दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नजर आ रही है कि इस हैट्रिक को रोका कैसे जाए, सिर्फ इस प्लानिंग में। हेमंत, क्या ऐसे भी हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि कुछ सीटों पर विनेबल कैंडिडेट नहीं हो? क्या ऐसा भी हो सकता है कि पंकज जी, एक टिप्पणी चाहता हूं आपसे मैं। देखिए, मुझे लगता है आज की तारीख में भारत में भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति नहीं है। मैं इस बात को साथ में ये भी जोड़ता हूँ कि एक समय था ऐसा जब हमारे पास टिकट मतलब लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं हुआ करते थे, परंतु पिछले 30 साल की, अगर 35 साल की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हुई है। अब तो हमारे पास स्थिति ये है कि एक एक सीट पे हमारे पास 30-30, 40-40 नाम है, और वो भी सारे नाम ऐसे हैं जिनका कद बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति अब बिल्कुल भी नहीं है, और मैं इसीलिए कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी खासकर राजस्थान में अपना 2014 और 19 का रिकॉर्ड जैसे अभी सारस्वत जी कह रहे थे, काफी सारी चुनौतियां तो है पंकज जी, उस पर मैं आऊंगा, क्योंकि चाहे वो दौसा की बात कर लें, अजमेर में भी इस तरह की, अभी देवजी पटेल वाली सीट पर, सांचौर जालौर वाली सीट पर भी आज देवजी पटेल के खिलाफ ज्वाराम चौधरी का बयान आया, उस पर आऊंगा। लेकिन पोद्दार साहब की एक टिप्पणी ले लेता हूं पहले। पोद्दार साहब, अभी धरातल पर कांग्रेस बीजेपी के दावे आप सुन रहे थे, आपके हिसाब से, एक राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से, इस वक्त आपको कौन मजबूत दिखाई दे रहा है, टिकटों के ऐलान को लेकर के या फिर पार्टी की जीत की रणनीति के आधार पर? देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पिछले 10 वर्षों के अंदर आप और हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार की कार्यशैली है। ये एक चुनाव संपन्न होता है और अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो आप ये चीज जानकर के आश्चर्यचकित होंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, जिसको कहते हैं हाफ ईयरली और 1 ईयरली, 2 सर्वे पहले करवा चुकी थी। और आपने देखा होगा कि अभी जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव, जो विधानसभा चुनाव हुए, कहीं ना कहीं उसी सर्वे का इनको इन राज्यों के अंदर लाभ मिला है, क्योंकि जिस तरीके का जो इनका सर्वे आया था उसके हिसाब से इन्होंने राज्यों में रणनीति बनाई और इनको वो ही चीज लेकर के मोदी जी ने प्रदेश नेतृत्व को पीछे करके और केंद्रीय नेतृत्व यानी कि अपने चेहरे पे उन्होंने वोट मांगा। और उन्होंने एक हिसाब से समझ लीजिए ये एक्सरसाइज सबको ये चीज दिखाने के लिए करी कि आज नरेंद्र मोदी जी का चेहरा कितना पॉपुलर और कितना लोग पसंदीदा चेहरा है। और उसके बाद में अब आपको मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से जो टिकटों की जो फाइनल जो टिकट किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हेमंत जी आप यकीन मानिए ये इनका जो तंत्र देख करके मेरे को ऐसा लगता है कि विपक्ष कहीं नहीं ठहरता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना सर्वे करवाते हैं यानी कि संगठन के द्वारा, एक तरफ जो संगठन महामंत्री हैं वो अपना सर्वे करवाते हैं वो संघ के द्वारा, और एक तरफ पूर्व आईबी अधिकारी और पूर्व के जो गुप्तचर जो संस्थाएं हैं उनके जो अधिकारी हैं उनके द्वारा एक सर्वे और करवाया जाता है और एक आईटी का सर्वे। इन सर्वों को, इन तीनों चारे सर्वे की मिलाकर के, और इसके अलावा जो है मोदी ऐप पर कितना एक्टिव रहा है सांसद मंत्री? मैंने आईटी उसी चीज को बोला है कि यानी कि सोशल मीडिया और आईटी यानी उसमें वो भी चीज शामिल आ गई। तो कहने का तात्पर्य उसके बाद में बैठ करके एक एक जो प्रत्याशी है या संभावित प्रत्याशी है उसके ऊपर स्क्रूटनी करके और उसके अंदर से भी आप ये समझ लीजिए मक्खन अलग निकालना और बाकी की चीजें अलग निकालना। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी अगर हम बात करें दूसरे इंडिया अलायंस की तो वहां पे अभी भी ये इसी पसोपेश में बैठे हुए हैं कि हमें
कौन सी सीट से कौन कौन लड़ेगा, कौन पार्टी कितना लड़ेगी, यानी कि सीट शेयरिंग के चक्कर में एक हिसाब से इसको आप यूं मान के चलिए कि एक तरफ ये अपनी गाड़ी को रिपेयरिंग में यानी कि वर्कशॉप में खड़ी करके और उसकी रिपेयरिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गाड़ी स्टार्ट करके और वो रेस के अंदर चल चुके हैं। तो यानी कि सीधी बात आप ये समझिए कि ये जो बुनियादी अंतर है, ये जी ये आपने बड़ी बात की। नितिन सारस्वत जी जो पोद्दार साहब कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, बीजेपी वाली गाड़ी फर्राटे भरते हुए आगे बढ़ गई है। देखिए ऐसा है कि पोद्दार जी का तो हमें पहले से ही पता है कि किस तरीके से वो भाजपा पे डोरे डालते हैं, तो उनको जिसका मन होता है तो उसको वैसे ही उस पे सब बढ़िया दिखाई देता है। लेकिन मैं पोद्दार जी की कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं। देखिए सुनिए, आप सुनिए ना, अभी आपके पार्टी के कोई आदमी जाकर के छोड़ के चले जाएं, बीजेपी में आ जाएंगे, बीजेपी डोरे डाल रही है। आपके अपने लोगों को कहीं भी नहीं। हेमंत जी देखिए ऐसा है, हताश व्यक्ति ऐसे ही होता है, किसी ना किसी की तरफ उंगल करता है। तो मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं कि हेडलाइन मैनेजमेंट में चाहे किसान आंदोलन के अंदर हो, चाहे कोई ओपीएस का आंदोलन हुए, चाहे और कोई आंदोलन हो, जिस तरीके से बीजेपी हेडलाइन मैनेजमेंट करती है और उनको मेन चर्चा से गायब कर देती है, वैसा हेडलाइन मैनेजमेंट में कोई नहीं ठहरता। जिस तरीके से चंडीगढ़ में जो एक मेयर के इलेक्शन में जिस तरीके से चीरहरण किया गया, लोकतंत्र का चीरहरण किया गया, और वो कैमरे में पकड़ाक आ गया, नहीं तो वो पकड़ाक नहीं आता, जिस तरीके का बिल्कुल उसके सामने कोई भी इनके सामने नहीं ठहरता। बिल्कुल सही बात है। अब ये कह रहे थे कि सीट शेयरिंग, हाँ बिल्कुल सीट शेयरिंग हो गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सपा से अलायंस हो या अन्य अलायंस में सीट शेयरिंग सामने आ गई है, बीजेपी कितनी जगह सीट शेयरिंग सामने आ गई है। मैं कह रहा हूँ पोद्दार जी बताएं कितनी जगह सीट शेयरिंग सामने आ गई है। अगर कांग्रेस के उन मुद्दों को जनता ने स्वीकार नहीं किया और जनादेश दिया, अब ऐसा कौन सा नया मुद्दा कांग्रेस या अपोजिशन लेके आ रहा है? मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जिस चीज के ऊपर एक बार परीक्षा हो चुकी है। बिल्कुल मैं पोद्दार जी से पूछना चाहूंगा, अगली परीक्षा मैं पोद्दार जी से पूछना चाहूंगा क्या महंगाई इनको मुद्दा नहीं लगता? चाहे किसानों के ऊपर जो किसान जो पहले आंदोलन कर रहे थे एमएसपी के लिए, और आज भी पैलेट गन से जिस तरीके से किसानों को मारा जा रहा है और मीडिया से उन्हें गायब करा जा रहा है, उन्हें वो मुद्दा नहीं लगता? अग्निवीर के लिए जिस तरीके से आज हमारे जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, क्या उन्हें वो मुद्दा नहीं लगता? बेरोजगारी जिस तरीके से ऐतिहासिक स्तर पे, क्या उन्हें वो मुद्दा नहीं लगता? जिस तरीके से चंडीगढ़ में लोकतंत्र का चीरहरण किया गया और एक मेयर के लिए इस हद तक गुजरा गया, क्या उन्हें वो मुद्दा नहीं लगता? क्या इन्होंने ओपीएस के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है वो इन्हें मुद्दा नहीं लगता? क्या लोकतंत्र में जिस तरीके की चीजें हो रही है वो इन्हें मुद्दा नहीं लगता? नहीं, वो तैयारी को लेकर के बात करें। देखिए वो उनका कहना ये है पोद्दार साहब का कि आप इंडिया अलायंस की बात करते थे। ममता बनर्जी खुद का बयान ये आ चुका है कि 40 से ज्यादा सीटें कांग्रेस। मैं ये कह रहा हूँ हेमंत जी, ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सीट शेयरिंग की, अपनों की बात बता रहा हूँ। नीतीश कुमार आपके साथ मैं बिल्कुल चले गए। हेमंत जी हमने सपा के साथ सीट शेयर कर लिया और राजस्थान में आइए, आदिवासी जो 4 बार के विधायक सांसद को छोड़ करके चले गए। बताइए, मेरे को इनसे पूछना है जी हेमंत जी ये बता दीजिए कि पोद्दार जी ये बता दें कि एनडीए ने किस संगठन के साथ सीट शेयर अपना डिक्लेयर कर दिया है, और मैं बता दूं कि हमने इंडिया अलायंस में किस के साथ सीट शेयर डिक्लेयर कर दिया। किस तरह की बात कर रहे हैं? सीट शेयर हो गई आपकी? सारस्वत साहब बताइए ना, पहले बताइए। बहुत अच्छी बात हमारी सपा से, देखिए हमारी सपा से बिल्कुल सपा से हमारी बातचीत हो गई है, आपके सामने आ चुका है। हमारी आम आदमी पार्टी से जो हमारा गठबंधन होना था वो बिल्कुल सामने आ चुका है। हमारी जिस तरीके से कितनी सपा को देंगे और उसके साथ कौन होंगे बताइए ना? अलायंस के साथ सीट शेयरिंग होगी। 17 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, 17 सीटें वहां पे बिल्कुल कांग्रेस लड़ रही है। दिल्ली में 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, 4 सीट पे आप लड़ रही है। मुझे ये बता दीजिए एनडीए में 38 घटक दल है, किस के साथ इनका अलायंस हो चुका है? आज राहुल गांधी 100 किलोमीटर डेली चल रहे हैं, तेजस्वी 110 किलोमीटर चल रहे हैं, खड़गे जी 10 रैली कर चुके हैं, लगातार हमारे नेता जनता के बीच में जा रहे हैं, ये नहीं दिख नहीं रहा। और वहां पे मोदी जी कितनी रैलियां कर चुके हैं? पंकज जी को लाइए। पंकज जी वो कह रहे हैं कि आप इसी तरह से भ्रम फैलाते हैं। हमारा इंडिया अलायंस जो था वो आज भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और हमारी तो सीट शेयरिंग भी हो गई। और बता पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी हमारे कांग्रेस के मेरे मित्र ने ये कहा कि हमने विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे उठाए थे, विधानसभा चुनाव में हमारे 11 लोकसभा में हम आगे हैं। तो मुझे ऐसा थोड़ा सा एहसास हुआ कि शायद
ये विधानसभा चुनाव की जो स्ट्रेटेजी है उसी स्ट्रेटेजी पे लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो मैं इस बात के लिए इनको बधाई दूंगा कि विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी पे ही लड़े, जिससे कि भाई जिस प्रकार से ये विधानसभा चुनाव में करारी मात हुई वैसे ही लोकसभा में इनका झोपड़ा साफ हो जाए। तो मैं इनको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि विधानसभा की स्ट्रेटेजी को दोहराते रहें। और जहाँ तक बात इन्होंने मुद्दों की करी, तो जितने मुद्दे इन्होंने गिनाए हैं वो सारे मुद्दे इन्होंने विधानसभा चुनाव में भी दोहराए थे और उन्हीं मुद्दों के आधार पे जनता ने वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें देके या सरकार सौंपी। तो ये कुल मिला के जिन मुद्दों और जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद पल है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आज जो अभी जैसे मैं आशुतोष जी की बात को हवाला देते हुए कहता हूँ कि जनता वोट डालते हुए तुलना करती है। हो सकता है इनको मोदी जी के नाम से थोड़ा चिढ़ बसती होगी, परंतु आज तुलना किसकी है? मोदी जी की और विपक्ष के नेताओं की। आज मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो रात को 2:30 बजे मीटिंग करते हैं और वो मीटिंग चलती है शाम को, रात को मतलब अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे तक। आप इससे एक प्रधानमंत्री का और एक वरिष्ठ नेता का डेडिकेशन देखिए पार्टी और संगठन और देश के प्रति। और तो राहुल गांधी भी तो इतनी बड़ी यात्रा निकालते हैं। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी भी तो इतनी बड़ी यात्रा निकालते हैं, 1000 किलोमीटर कर रहे हैं। राहुल गांधी सबसे ज्यादा चले हैं। अरे मैं आपकी बात से गुजरे हैं, उसके बाद आ रहा हूं जी। हंसी मत, ये सीरियस नोट है राहुल गांधी। आप पंकज जी, ये जिधर से गुजरे हैं राहुल गांधी, आप देखिए जोश उत्साह देखिए कार्यकर्ताओं में। सारस्वत जी भी बताएंगे जी। मैं बिल्कुल उसी बात पे आ रहा हूँ। राहुल गांधी जी बिल्कुल बहुत मेहनती आदमी है। वो कभी तो जनेऊ पहन लेते हैं, कभी उनकी जनेऊ गायब हो जाती है और जिस राज्य में जाते हैं वहां मुद्दों पर आइए ना। वो कह रहे हैं मुद्दों पर बात नहीं करते हैं सारस्वत साहब, वो कह रहे हैं सारस्वत जी। अरे मेरे को एक बार बोलने देंगे तो मैं मुद्दों पे आऊंगा। जल्दी से देंगे तो मुद्दों पे आऊंगा। तो एक नेता है जो सुबह 4 बजे तक मीटिंग करता है, दूसरी तरफ एक नेता है राहुल गांधी जी जो अपने पार्टी के नेताओं से नहीं मिलते। 40 दिन तक अशोक चौहान को इंतजार करना पड़ा और उसके बाद में थक हार के उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। आप जिस यात्रा की बात कर रहे हैं, यात्रा जरूर कर रहे हैं, पर यात्रा के जवाब देंगे जल्दी से जवाब दीजिए सारस्वत जी, जल्दी से जवाब दीजिए। पंकज जी एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको बात सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि 11 सीटों पे हम जीते, वो तो फैक्ट है। अगर ये इसमें राजी हैं और 3 सांसद हारे और 14 में हार के अगर मोदी जी के सामने कह रहे हैं कि अगर इतना भी हार गए तो कोई बात नहीं, तो इनके लिए मैं बधाई के पात्र है। कम से कम ये नहीं, इनके स्पेशल 25 के सामने आपके पास में क्या सामान है? आपके पास में कौन ऐसे इक्के हैं जो मात देंगे? हेमंत जी ये तथ्य नहीं है कि 11 सांसद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इतने वरिष्ठ तो दिग्गज भी उतार रहे हैं, वसुंधरा राजे भी चुनावी रण में होंगे। 11 सीटों में हमारे वोट ज्यादा है या नहीं? अर्जुन मेघवाल भी होंगे, ओम बिरला भी होंगे। उनके सामने क्या है आपके पास में? 100 किलोमीटर चल रहा है। वो इनको नहीं लगता एक दिन जो 4 घंटे 4 बजे तक मीटिंग कर लेता है उन्हें मेहनती लगता है। जो चंद किलोमीटर दूर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी के लिए, उनसे मिलने का समय नहीं है, 4 बजे तक मीटिंग कर ले, वो इन्हें बड़े लगता है। 4 साल ग्रुप डी की भर्ती नहीं होती है और उसके ठीक है। मैं तो मेरा सवाल ये सारस्वत साहब, मेरा सवाल ये जी ठीक है पंकज जी जल्दी से पंकज जी जल्दी से याद आती है ये उन्हें नेता बड़े लगते हैं। ठीक है सारस्वत साहब, ठीक है पंकज जी बोलिए। प्रधानमंत्री को वही रिपीटिशन हो रहा है। एक किसानों के साथ जो हो रहा है नहीं सारस्वत जी, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के पास में जो 25 स्पेशल चेहरे हैं उनकी काट क्या है आपके पास में? बीजेपी कह रही है कि हम दिग्गजों को उतारे, वसुंधरा राजे के मैदान में होंगे, ओम बिरला भी होंगे, अर्जुन मेघवाल भी होंगे। मैं कह रहा हूं अगर इनके हेमंत जी इनके पास चेहरे होते तो ये चंद दिनों में पकड़ के उनको एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा आशुतोष जी से। आशुतोष जी एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद खत्म करेंगे। ठीक है सारस्वत जी आपने जवाब नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं। मैं छोटी सी टिप्पणी, रावत साहब बीजेपी कांग्रेस के सामने चुनौतियां क्या है, बस उसके बाद खत्म करेंगे। आपने दोनों की 20 सेकंड देखिए हेमंत जी, कांग्रेस को यह निर्धारित करना पड़ेगा कि वोट किन मुद्दों पर मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। जब तक कांग्रेस की मुझे जो सबसे बड़ी जो दिक्कत नजर आती है, उनको शायद वो मुद्दे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं जिन पर जनता वोट करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग के तौर पर मुझे एग्रेसिवली बहुत आगे खड़ी नजर आती है। उनको पता है कि वोट किस चीज के नाम पर मिलेंगे। शायद जनता भी तो सब समझती है कि कौन पार्टी। जल्दी से पोद्दार साहब करते चलिए।
देखिए हेमंत जी, ये कह कुछ भी रहे हैं लेकिन निर्णयहीन और रीढ़ विहीन नेतृत्व सबको दिखाई दे रहा है। 130 साल के कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना होगा, देखिए दावे तमाम राजनीतिक दलों के हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है ये जनता तय करेगी और इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन हालिया जो अभी का वातावरण है उसमें ये जरूर दिखाई देता है कि बीजेपी चाहे वो टिकटों के ऐलान को लेकर के हो, आगे जरूर दिखती है। नमस्कार।